हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ओके, जब हम ज्योग्राफी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में माउंटेन्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, डेजर्ट और क्लाइमेट आते हैं, राइट। लेकिन क्या ज्योग्राफी सिर्फ नेचर की स्टडी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी हमें ये भी बताती है कि ह्यूमंस और नेचर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। आज हम इसी इंटरैक्शन और रिलेशनशिप को समझेंगे। ओके, सो ज्योग्राफी एक कैसा डिसिप्लिन है, सॉरी, ज्योग्राफी एक कैसा डिसिप्लिन है। यहाँ पे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का मतलब है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसा है, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहता है कि ज्योग्राफी है ना, वो इंटीग्रेटिव, इंपेरियल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब ये तीनों वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके समझते हैं कि इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट क्या होता है। सो इंटीग्रेटिव का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनफॉल कम होगी, क्रॉप्स कम होंगी, फार्मर्स की इनकम भी कम हो जाएगी और माइग्रेशन बढ़ जाएगा। देखो, एक चेंज से कितनी सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, सिर्फ रेनफॉल कम हो रही है। इसीलिए ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड है फर्स्ट। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। टू थिक, लेट्स मेक इट लिटिल थिनर। अलग 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 चीज़ों को, मेरे साथ लिखते जाना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एट द एंड ना ये वर्ड्स ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना, जैसे मैंने रेनफॉल का एग्जांपल दिया ना, आप उसे भी ले सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, रेनफॉल कम हो रही है, क्या क्या अफेक्ट होगा? क्रॉप्स, फार्मर इनकम एंड माइग्रेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा। हमारा सेकेंड वर्ड है, our second word is imperial, empirical, सॉरी, empirical मतलब ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पर बेस्ड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पर बेस्ड है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, मुंबई में ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, ये हम गेस नहीं कर रहे हैं, ये डाटा और ऑब्जर्वेशन से प्रूव हुआ है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड एंड बेस्ड। ओके, मतलब इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हम ज्योग्राफी में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, तो ऑब्जर्व करके बताई जाती है। जैसे कि अगर पॉपुलेशन के बारे में बताना है तो ऑब्जर्व किया जाएगा। फैक्ट्स, डाटा जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पे बताया जाएगा। तो ये होता है एम्पेरिकल। ठीक है, थर्ड वर्ड आता है अपन का प्रैक्टिकल। बहुत ही इजी मीनिंग है, हम सबको समझ आती है प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, राइट। थर्ड वर्ड इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब समझते हैं, ज्योग्राफी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। इसे यूज़ किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में। ठीक है, प्रैक्टिकल का सिंपल सा ये है, इट्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट। ओके, और डिसिप्लिन,
राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज इक्वल्स टू ह्यूमंस प्लस इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप. Let's first read this definition. This is very important. Please underline this. The relationship between the physical, natural, and the human worlds, the spatial distributions of human phenomena, and how they come about, the social and economic difference between different parts of the world. ठीक है? For example, राजस्थान में हाउसेस अलग क्यों होते हैं? कश्मीर में हाउसेस अलग क्यों होते हैं? आंसर, इन्वायरमेंट डिफरेंट है. ठीक है. राजस्थान में हाउसेस बनाने का जो पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. वहाँ पे रूफ टॉप होते हैं बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा ड्राई होता है. और कश्मीर हिली एरिया है तो वहाँ के जो पैटर्न ऑफ हाउसेस होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, सो फिजिकल, नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है. ओके, सो लेट्स राइट. I'm giving you a little bit of short notes. First of all, underline these three words, and after that, geography is the study of human-nature relationship, spatial distribution, social differences, and economic differences. जब आंसर आएगा what is human geography, तो आप लोग लिखने वाले हैं that human geography first point, human nature relationship. ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप. सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखने वाले हैं स्पाइटियल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं सोशल डिफरेंसेस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना. इकोनॉमिक डिफरेंसेस. डन. सो व्हेन यू रीड दिस पेज आप लोग को समझ आ जाएगा मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है. ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन होता है. थोड़ा सा हम लोग इस साइड पे ना रीड कर लेते हैं. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ geography as a discipline is to understand the earth as home of human being and to study all its elements which have sustained them. Human geography है as a discipline जो अर्थ में हम लोग रहते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है. This emphasizes is on the study of nature and human being. You will realize that geography got subjected to dualism and the wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be a lawmaking theorism and whether its subject matter should be organized. So यहाँ पे ना डुअलिज्म चलता है. दो तरह की डिबेट्स चलती हैं. क्या ज्योग्राफी जो है वो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है या डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है? और ये डिबेट अभी तक चल रही है. Let's move to the very important topic, human geography definition. So human geography is the synthetic study of a relationship between human societies and Earth's surface. Rudzil. This definition is given by Rudzil and we will understand what it is. So human geography जो है ना वो स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी के बीच की और अर्थ सरफेस के बीच की. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे. एलन सिंपल ने जो डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की उसमें जो है चेंजिंग रिलेशनशिप बताया गया है. अर्लियर पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, टुडे पीपल यूज टेक्नोलॉजी. रिलेशनशिप चेंज हुआ है. ठीक है.
तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग men एंड अनस्टेबल अर्थ। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बहुत ही इजी और छोटे छोटे से डेफिनेशन है, अगर आप इन्हें अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सो प्लीज लर्न दीज डेफिनेशन, इट विल हेल्प यू। पॉल डी ला ब्लैश, this definition is the most important. If you can't learn it, please read it many times, because ये MCQ में, ये पैसेजेस में पूछ ली जाती है। इनफैक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। सो प्लीज, इसका मेन फोकस है इंटर रिलेशनशिप में। नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography studies the interrelationship between physical environment and social culture environment created by human beings through natural mutual interaction with each other. So, human geography studies interaction between physical environment। अब physical environment में क्या क्या आता है? Mountains, rivers, climate, soil। Cultural environment में human made things आती हैं, like cities, roads, industries, houses। Interesting example, अर्थ का फेस, यू नो, रिवर फेस ऑफ द अर्थ, रिवर्स का माउथ, isthmus का नेक, रोड्स इज इक्वल्स टू आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। ये सब ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किया गया है। isthmus एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, तो प्लीज इसको तो बिल्कुल समझ लो। Definition: a narrow strip of land connecting two larger land masses and surrounded by water on both sides. So this is the definition. Okay. Isthmus of Panama. ये मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ isthmus के बारे में, आप लोग यहाँ पे हैं, this is isthmus, इसको ना लर्न कर लेना and write it down on your notes. Exam favorite. Definition: a narrow, कभी कभी मैं भी बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, a narrow strip of land connecting two larger land masses and surrounded by water on both sides. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मुझे चाहिए पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक कलर। यस, ISTHMUS, isthmus of Panama. Now the most important topic of the chapter is naturalization of humans and humanization of nature। तो naturalization of humans क्या होता है? Imagine primitive humans, no electricity, no internet, no machines, no hospitals, nature, sorry, नेचर नेचर को बोलते थे, वही होता था। रेन आए, खुश हो गए भाई, ड्रॉट्स आए, प्रॉब्लम, ओ गॉड इतनी बड़ी प्रॉब्लम, भगवान नेचर प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे जो भी गलती हुई है प्लीज ये समस्या को हटा दो। स्टॉर्म आए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इस स्टेज को कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन नेचर से डरते हैं, और इसको ज्योग्राफी में टर्म दिया गया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनर्स। अंडरलाइन करिए ये टर्म और उसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। At that stage of very low technological development, we can imagine
The presence of unnaturalized humans who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. ठीक है, यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है एक कॉलम जहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बेंडा का। तो एनसीईआरटी का ट्राइबल कैरेक्टर बेंडा, वो फॉरेस्ट में रहता है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करता है और नेचर को वर्शिप करता है। उसकी लाइफ ना नेचर पे डिपेंड करती है। ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है। ओके, और मदर नेचर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ है। सो प्रिमिटिव सोसाइटीज के लिए नेचर इज इक्वल्स टू मदर, मदर नेचर concept. So, for primitive societies, nature is equals to mother. Okay, क्यों भाई? क्योंकि सर्वाइवल नेचर से मिलता था ना, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, सब नेचर दे रहा था, तो obviously they will worship it. So primitive humans depend on nature. First point. Now let's change. Blue pen is much good. Primitive humans depend on nature. Second point लिखेंगे, nature was worshipped, क्योंकि भाई मेन कंपोनेंट तो नेचर से ही मिल रहे हैं। environmental determinism, nature कंट्रोल्स ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब होता है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन लाइफ। इसको प्लीज 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 याद रखना, ठीक है? अगर अगर तुम्हारे में आ रहा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और तुम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में नहीं लिख रहे हो ना, मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में। और प्लीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है। सो प्लीज मेरी बात मान लेना और इसे पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर। ये तो आप लोग का है, ठीक है? 3 पॉइंट्स है इस पैराग्राफ पे जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं और जीवन भर नहीं भूलने हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब ये क्या होता है भाई? तो अब सीन रिवर्स हो गया है। ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। एग्जाम्पल, विंटर में नॉर्वे बहुत स्नो पड़ती है, ठीक है, लेकिन लोग हीटेड हाउसेस में रहते हैं, कार्स हैं, इंटरनेट है, फ्लाइट्स हैं, यूज करते हैं। नेचर को मॉडिफाई कर देता है ना? अब यहाँ पे जैसे हमारे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में कॉन्सेप्ट था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, अब हमारे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में पता है कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। कॉन्सेप्ट आ गया है हमारा भाई पॉसिबिलिज्म का। प्लीज आप लोग से कृपा है कि आप इसे याद कर लें। फ्रेंच जोग्राफर है विडाल डी ला ब्लाश, इनका आइडिया है नेचर पॉसिबिलिटीज देता है, राइट? Possibilities कैसी? Nature provides opportunities and human beings make use of these, and slowly nature gets humanized and start bearing the imprints of human endeavor. So, nature possibilities देता है, final decision humans लेते हैं। For example, river के पास land है, nature ने possibility दी farming करें, humans ने मतलब, ठीक है, पॉसिबिलिटी दी। ह्यूमंस ने क्या किया? फार्मिंग करे, इंडस्ट्री लगाए, टूरिज्म करे, है ना? चॉइस ह्यूमंस की थी। तो पॉसिबिलिटी नेचर देता है, लेकिन उसके उस पॉसिबिलिटी का यूज कैसे करना है, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जब ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं करके नेचर को मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, सिटीज बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, राइट? तो इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी शॉर्ट नोट्स तैयार होती हैं दैट टेक्नोलॉजी रिड्यूस ह्यूमन डिपेंडेंस। और ह्यूमन डिपेंडेंस कहाँ से रिड्यूस हो रही है? नेचर पे से रिड्यूस हो रही है। टेक्नोलॉजी यार तो ज़्यादा ही थिन हो गई है। ओ शिट, व्हाई आई एम नॉट एबल टू। ओके, डन। सॉरी, आप लोगों का टाइम थोड़ा सा जा रहा है, बट let me just fix this. Let's let this, yaar. Yes, technology reduce human dependence. ठीक है, उसके बाद आप possibilism, nature provides opportunity, और इन्हीं opportunities को ना यूज करके humans अपना सर्वाइवल बनाते, लेकिन चॉइस किसकी है? ह्यूमंस। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को क्या कहते हैं? ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। Let me write it like this: human modified environment, और नेचर लिख देते हैं। दैट इज इट। आपको इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, मैं बता रही हूँ। और ये पेज आपका डन हो चुका है बहुत अच्छे से। और शॉर्ट नोट्स बनाना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता, एक और बुक तो लिखने नहीं है, ठीक है? एक बुक है, इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, एक बार इसको रीड कर लेना। जो मैंने लिखाया है उसको रफ में किसी एक पेज में से लिख लेना रफली। सच बता रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा तुमको कुछ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है? सो अ जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस्ड अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, और इसे मिडिल पाथ भी बोला जाता है। सो इम्पॉर्टेंट बोर्ड टॉपिक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मिडिल पाथ, ठीक है? अब मिडिल पाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे ह्यूमंस कंप्लीटली नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? सेकंड कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिज्म, जहाँ पे नेचर ह्यूमंस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और ये दोनों के दोनों ही बहुत डिस्ट्रक्टिव है। अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गए नेचर को, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो, इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमंस को डोमिनेट करने लगा तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने मिडिल पाथ बताया। इसमें एग्जांपल दिया गया है ट्रैफिक लाइट का। अगर रेड लाइट होती है तो हमें स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट में गो, येलो लाइट में रेड। ह्यूमन और नेचर का रिलेशन भी ऐसा ही है। नेचर कुछ लिमिट्स सेट करता है, ह्यूमन उन लिमिट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट नहीं होता, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रॉन्ग डेवलपमेंट, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन। ये क्यों होता है बेटा? क्योंकि ह्यूमंस ना नेचर को डोमिनेट करने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिज्म, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट करने लगते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं कि इन्वायरमेंट अफेक्ट होने लगता है, राइट? रिजल्ट क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ozone depletion, glacier melting. Neo-determinism meaning conquer nature by obeying nature. Okay, nature के rules follow करके develop करो। ग्रिफिथ टैलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म, दिस मिडिल पाथ, गो एंड स्टॉप डिटर्मिनिज्म, इसलिए बताया है कि हम कंप्लीटली पॉसिबिलिज्म को फॉलो करें, और ना ही हम लोग कंप्लीटली इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को फॉलो करें। हमें मिडिल पाथ चूज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चूज करना है, नेचर को ओबे करते हुए काम करना है। तो लेट्स मेक आवर शॉर्ट नोट्स। और यस, अगर हम लोग फ्री रन करेंगे, विच the developed economies attempt to take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layer depletion, ये सारे effects, global warming, right, glacier
नियो डेटरमिनिस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिटी, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ना एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने इन दोनों का ना एक मिडिल पाथ बताया है जिसे बोलते हैं नियो डिटरमिनिज्म। लेट मी टेक माय ब्लू पेन। नियो नियो डिटरमिनिज्म, इसे एक और नाम से बोला जाता है स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। मिडिल पाथ between determinism, environmental determinism, मैं सिर्फ determinism लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, and possibilism, that is it. Okay, after that आते हैं fields and sub fields of human geography. ह्यूमन जोग्राफी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रॉड स्टेजेस एंड ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, सोशल जोग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में हम लोग पता, हाँ ओके डन, पहले ना हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे ज्योग्राफी में ना डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से पीरियड में कितना क्या क्या डेवलप हुआ, ये बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। प्लीज़ 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 इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, मैं अच्छे से बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये होता क्या है, अर्ली पीरियड में ना पहले एक्सप्लोर करना शुरू किया गया, उसको जो भी चीज़ एक्सप्लोर की जाती है उसे डिस्क्राइब करना इन लोगों ने शुरू किया। इम्पीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, जो पता चलते थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाने लगा। formed an important aspect of geographer's account, ये बहुत ही अच्छा अकाउंट बना जोग्राफर्स के लिए। आफ्टर दैट लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस, अब ना एरिया को एनालाइज करने लगे, डाटा कलेक्ट करने लगे, एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन वेयर अंडरटेकिंग, द आइडिया वाज that all the regions were part of our whole, the earth. So understanding the part in totality would lead to understanding of the whole. अब ये एरिया को एनालाइज करना शुरू किए क्योंकि इनको अर्थ को समझना था। आफ्टर दैट 1930s में थ्रू द इंटर वॉर पीरियड जब चल रहा था, एरियल डिफरेंशिएशन आया। अब सबसे पहले तो एरिया डिफाइन करने लगे, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एरिया का एनालाइज करने लगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है जहाँ पे उनका मेन फोकस था आइडेंटिफिकेशन में कि ये यूनिक कैसे है, अलग अलग एरियाज अपने एक दूसरे से यूनिक कैसे, यहाँ पे बेस्ट क्या है। After that, late 1950s and 1960s, spatial organization marked by the use of computers and sophisticated statistical tools, law of physics, अब यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज भी आने लगी, मैप्स भी एनालाइज होने लगी, एंड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कौन से फेज से स्टार्ट हुआ, दैट इज लेट 1950s टू द लेट 1960s। 1970s में emergence of humanistic radical and behavioral schools, मैंने आपको ये बताया है क्या? ओके, आई विल टीच यू, नो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट। इन सभी सब्जेक्ट्स का ना इंट्रोडक्शन, discontentment with the quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geography led to the emergence of these three new schools of thoughts। मतलब ये सिंपली ना थॉट प्रोसेस है और वर्क है। 1990s में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी आया, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द applicability of universal theories to explain the human condition। अब यहाँ पे आई है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में जनरलाइजेशन आई है, यहाँ पे ह्यूमन कंडीशंस पे क्वेश्चन किए गए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट पे काम किया गया है, एंड इन द राइट वे। ओके, दीज आर द थिंग्स।
एंड अब सब फील्ड्स पे आते हैं तो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। सोशल ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सोसाइटी के बारे में आता है, कल्चर के बारे में आता है, बिहेवियर के बारे में आता है। जस्ट रीड इट वंस, ओके। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक बार आप 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इससे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अर्बन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब फील्ड्स आ जाती हैं, तो बिहेवियरल स्कूल्स आते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी आती है, जेंडर ज्योग्राफी आती है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आती है, एंड मेडिकल ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में स्मॉल सिटीज, अर्बन प्लानिंग्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, इलेक्शंस आते हैं, बॉर्डर्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आता है हमारा विलेजेस एंड टाउन्स, डेमोग्राफी आती है, ठीक है। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आता है अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब फील्ड्स, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ना हम रिवीजन पे आते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है, टेक अ डीप ब्रेथ। फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ। हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी का एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या होती है ह्यूमन ज्योग्राफी? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? की कॉन्सेप्ट में हमारा पहला आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये सब चीज़ें ना ऐसे ही लिख लेना। अगर जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिए हैं आप उसको लिखो या फिर ना लिखो, बट आई विल सजेस्ट लिख लेना, आप लोग को हेल्प मिलेगी। नेचर कंट्रोल humans. Second, possibilism. Nature gives possibilities. Nature gives opportunities. Sorry, opportunities. थर्ड आता है हमारा नियो डिटर्मिनिज्म। और ये दिया किसने था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने बता रही अब। बैलेंस बिटवीन humans एंड नेचर। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जोग्राफर्स कौन कौन से हैं, तो रिजल हो गया, एलन सिंपल हो गया, विडल डीला ब्लैश, ग्रिफिथ टेलर। मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हो गई हम लोग की, हो गई मेजर फील्ड्स हम लोग की सोशल जोग्राफी, अर्बन जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, population geography, settlement geography, economic geography. So that is it for today, and I hope कि आप लोग को मेरी explanation समझ आई होगी। एंड जैसे कि ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग नेचर ज़्यादा पावरफुल है या टेक्नोलॉजी? ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पे अच्छा नियो डिटर्मिनिज्म का मैं थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज मैंने बताया हुआ, मुझे लगा मैंने बताया नहीं कि नियो डिटर्मिनिज्म होता क्या, दैट इज बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, बताया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये ह्यूमंस यूज करते हैं, ह्यूमंस यूज अपॉर्चुनिटीज। दैट इज इट फॉर टुडे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नोट्स ज़रूर बनाते रहो।
और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल हाईली रिक्वेस्ट रेकमेंड कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँ। क्या नोट्स चाहिए, किस तरीके से आपको नोट्स चाहिए, आपको क्या एक्सप्लेन करा मैंने और आपको नहीं समझ आया, मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाय बाय।